तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 विच इज़ सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 है ये, क्लास 10th के लिए। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर आ रहा है कि एक्टिविटीज़ इन एन इकोनॉमी हम लोग को क्या पढ़ना है, इसका मतलब क्या है। तो एक्टिविटीज़ इन एन इकोनॉमी, हमारे इकोनॉमी के अंदर में जो भी एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म हो रही हैं उसको बेसिकली यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि देख रहे हो, फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आखिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता क्या है? तो एनी वर्क दैट हैज़ द एबिलिटी और कैपेसिटी टू जनरेट इनकम। मतलब सर मुझे तो मतलब ही नहीं आ रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि ऐसा कोई भी वर्क, ऐसा कोई भी काम जिसका एबिलिटी है, जिसका कैपेसिटी है कि वो कुछ पैसे, मनी को जनरेट कर दे। अच्छा चलो एग्जांपल लेके समझाते हैं। मान लो तुम किसी टपरी पे जा रहे हो चाय पीने के लिए, तुम उसको 5 रुपया 10 रुपया दे रहे हो ताकि वो तुमको चाय पिलाए। तो इस चीज़ के लिए जो आदमी तुमको चाय बेच रहा है वो, उसके लिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएगा, क्योंकि उसको इससे पैसे मिले, जनरेट हुआ उसके पास इनकम। समझ गए? तो ऐसा कोई भी वर्क जो कि जनरेट कर सके इनकम, उसकी वो एबिलिटी हो या कैपेसिटी हो, तो उसको क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आखिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है? तो एनी वर्क दैट डजंट जनरेट इनकम। सिंपल यार, सिंपल अपोजिट उसका, यानी कि ऐसा कोई भी काम जो कि तुमको पैसे को जनरेट नहीं कर रहा है। जैसे कि अब तुम्हारी मम्मी तुमको चाय ला के, तुम पढ़ रहे हो बेटा और मम्मी तुमको चाय ला के दी, तुम उसके बदले में मम्मी को कोई 5-10 रुपये नहीं दे रहे हो। तो इसके लिए मम्मी तुम्हारी कैसे काम कर रही है, किस एक्टिविटीज़ में आती है? तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाती है। ठीक है, अब देखो सेकंड टॉपिक है डिवाइडेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हमारे इंडियन इकोनॉमी को डिवाइड कर दिया गया है गवर्नमेंट या फिर जो भी एनसीईआरटी पब्लिश करता है। क्योंकि इसको डिवाइड करने से हम लोग को इसको पढ़ने में, समझने में बहुत आसानी पड़ेगा। ठीक है, तो डिवाइडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसको पहले किस पार्ट में बांटा गया है? तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़ के पार्ट में बांट दिया गया है, जिसमें आता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडली सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्डली टर्शरी सेक्टर। ठीक है, अब ये तीनों को हम लोग ब्रीफली समझेंगे आखिर होता क्या है इसमें। और सेकेंडली किस पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के आधार पे इसको डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि कौन उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है, ओनरशिप के आधार पे भी हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। चलो ठीक है, पढ़ते हैं अब इसको हम लोग अच्छे से। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या कहता है? तो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पे क्या हो गया? तो प्राइवेट सेक्टर हो गया, पब्लिक सेक्टर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? तो व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। अच्छा देखो क्या है ना, कि अगर हम कोई भी चीज़ यानी कोई भी गुड को अगर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स, कोई भी नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल चीज़ से रिलेटेड हम लोग कोई भी चीज़ बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उस एक्टिविटीज़ को कहा जाता है प्राइमरी सेक्टर। सिंपल समझो यार, जो भी तुम सामान को, उद्योग को तुम बना रहे हो और उससे अगर तुम उसको बनाने में नेचुरल रिसोर्स का मदद ले रहे हो, तो वो चीज़ आ जाएगा तुमको प्राइमरी सेक्टर में। एग्जांपल से समझो, एग्जांपल बहुत सिंपल तुमको समझा देगा। फार्मिंग क्या होता है? फार्मिंग में क्या होता है? फार्मिंग हम लोग नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, फार्मिंग ऐसे होता है। फॉरेस्ट्री क्या होता है? फॉरेस्ट्री भी ऐसे ही होता है, नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। फिशिंग, माइनिंग एटसेट्रा, ये सब क्या होते हैं? तो ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं प्राइमरी सेक्टर में। समझ गए? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो, प्राइमरी सेक्टर को 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ देता है कि और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखो, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर नाम से भी जाना जाता है प्राइमरी सेक्टर को। देखो, एज मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर, यहाँ पे एग्रीकल्चर से नेचुरल प्रोडक्ट को मोस्टली अडॉप्ट किया जाता है, मोस्टली ऑब्टेन्ड किया जाता है। सिंपल समझ गए प्राइमरी सेक्टर? बहुत बढ़िया, शाबाश। आ जाओ सेकेंडरी सेक्टर पे। सेकेंडरी सेक्टर को भी फोड़ते हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म थ्रू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। चलो समझो, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर से क्या समझे? पहला काम प्राइमरी, पहला काम सेकेंडरी, दूसरा काम। देखो, प्राइमरी से जो भी चीज़ तुम ऑब्टेंड कर लियो, नेचुरल रिसोर्स को
एक्सप्लॉइट करके, और उसको तुमको चेंज करना है बाय द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। किसके द्वारा? मैन्युफैक्चर करके इंडस्ट्री में। समझ रहे हो बात को? दिमाग खोलो, अच्छे से समझो। सेकेंडरी सेक्टर ऐसा एक्टिविटी है जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स जो कि तुम्हारे प्राइमरी सेक्टर से ऑब्टेन्ड हुआ है उसको तुम कन्वर्ट कर दे रहे हो किसी अदर फॉर्म में थ्रू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अच्छा, क्या सेकेंडरी सेक्टर को भी और किसी नाम से जानते हैं? जी हाँ, सेकेंडरी सेक्टर को भी किसी और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। वाई? समझ गए आप लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये चीज़ इंडस्ट्री में सब प्रोसेस होता है, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। अच्छा, इसको एग्जांपल समझाएंगे, एकदम फाड़ू तरीके से समझ में आएगा। देख लो, सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर में मैंने क्या किया, नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करके बनता है। यानी कि मान लो अगर तुम खेती कर रहे हो, फार्मिंग, देखो फार्मिंग है कि नहीं, अगर तुम खेती कर रहे हो तो उसमें तुम टमाटो को अगर मान लो प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, टमाटो को मान लो अगर तुम प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें, तो टमाटो तुम्हारा प्रोड्यूस करना प्राइमरी सेक्टर में आ गया। अब टमाटो से तुम उसको केचप में बना रहे हो। केचप समझ रहे हो ना भैया, जो तुम ब्रेड में लगा के हाँ खाते हो, उसको क्या कहते हो? वो जो केचप को तुमने बना दिया, उस प्रोसेस को, टमाटो से केचप के प्रोसेस को सेकेंडरी सेक्टर में जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट टू स्पिन यार्न एंड वीव क्लॉथ। समझ गए? अरे टमाटो वाला एग्जांपल याद रखो, क्या सिंपल एग्जांपल था, बहुत बढ़िया, समझ गए आप। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या समझा, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर समझ गया। एक बार और कर देते हैं। प्राइमरी सेक्टर यानी कि नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके जो भी चीज़ तुम प्रोड्यूस कर रहे हो गुड्स को, वो सारे एक्टिविटीज़ प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगे। एग्जांपल फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग। इसको और किस नाम से जानते हैं? तो एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर के भी नाम से जानते हैं। सेकेंडरी में क्या, तो एक्टिविटीज़ जो कि नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके बनते हैं, बने हुए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनता है, बस इसी को कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर पे आ जाते हैं। तो ऐसे एक्टिविटीज़ जो कि डेवलपमेंट में मदद करते हैं, किसके डेवलपमेंट की मदद करते हैं? तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में मदद करते हैं। और दीज एक्टिविटीज़ यानी कि ये एक्टिविटीज़ अपने से कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी कर रहे थे, बट ये उनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मैं समझाता हूँ कैसे। प्राइमरी सेक्टर में टोमेटो बना, सेकेंडरी सेक्टर में उसका केचप बन गया। आखिर केचप का क्या करेगा भाई, जो बनाया है उसको बेचना पड़ेगा। अब बेचने के लिए कुछ ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, अदर चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है। यानी कि समरी इसका हम क्या बता सकते हैं कि ये टर्शरी सेक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी को। इसके बिना प्राइमरी और सेकेंडरी कुछ नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको नाम से और जानते हैं, सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल टीचर, डॉक्टर, वाशर, टीचर, डॉक्टर, बार्बर, प्लम्बर। बाकी तो तुम बहुत होशियार हो, समझ गए तुम, प्लम्बर समझ जाओ यार। आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पे, कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर। उन तीनों सेक्टर को कंपेयर किया जा रहा है, किस बेसिस पे? तो आइए पढ़ते हैं। The value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that the year। अच्छा समझो, सिंपल अच्छे से समझो। यानी कि जो फाइनल गुड्स है, जो कि तुम्हारे फाइनल गुड्स ऑब्टेन्ड हो रहे हैं प्राइमरी सेक्टर से, सेकेंडरी से, टर्शरी से, जो फाइनल गुड ऑब्टेन्ड हो रहे हैं और जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, उन सब जो सेक्टर में प्रोड्यूस हो रहे हैं इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर, कोई एक साल में जो प्रोड्यूस हो रहा है सामान को, उन सब का टोटल प्रोडक्शन उस ईयर के लिए वही है कंपेयर करने के लिए तीनों सेक्टर में। देखो कैसे, एग्जांपल देखो, प्राइमरी देखो, सबसे पहले वीट हो गया, ठीक है, यहाँ से समझो वीट को चीज़ प्रोड्यूस किए हो तुम, ठीक है। और अगर तुमको मान लो बिस्किट बनाना है, ठीक है, बिस्किट अच्छा नहीं लगता, बिस्कुट बनाना है तुमको, बिस्कुट बनाना है, तो उसके लिए तुमको क्या चाहिए? वीट चाहिए, फ्लोर चाहिए, फ्लोर यानी कि वो ज़मीन नहीं, फ्लोर यानी कि आटा चाहिए, बटर चाहिए, शुगर चाहिए, ठीक है। इन सब चीज़ से क्या बनेगा? बिस्कुट बनेगा। तो यहाँ पे जो वीट है वो रॉ मटेरियल की तरह काम आता है, और जो फ्लोर हो गया, बटर हो गया, शुगर हो गया, ये इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स है। अब बिस्कुट क्या है? बिस्कुट एक फाइनल गुड हो गया जो कि इन सब रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स को मिला के बना है, जिसका रुपया मान लो मैंने 15 रुपया रख दिया।
तो दिस विल इंक्लूड द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड। ये 15 रुपया में ही सब चीज़ आ गया। इस वीट का दाम आ गया, इस फ्लोर बटर शुगर का दाम आ गया, सब चीज़ का दाम आ गया, तब जाके बिस्कुट का फाइनल प्राइस ₹15 रख दिया गया। अब देखो, अगर हम इसको कैलकुलेशन करने के लिए अगर इंटरमीडिएट गुड्स को भी जोड़ दें, मान लो इंटरमीडिएट गुड्स को भी अगर हम लोग जोड़ दे रहे हैं, तो इससे एक एरर होता है जो कि डबल काउंटिंग एरर है। डबल काउंटिंग एरर है, ठीक है, समझ रहे हो? डबल काउंटिंग एरर हो जाएगा अगर हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को भी ऐड कर देंगे इसमें, अनदर एक बार और ऐड कर देंगे तो, ठीक है। चलो, तो आ जाओ अब नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है जीडीपी। नाम तो सुना ही होगा जीडीपी का, न्यूज़ व्यूज़ देखते हो तो सुन लोगे। जीडीपी क्या होता है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो, जो सम ऑफ द प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर, इन तीनों सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन तुम्हारा हो रहा है उन सब का सम, तीनों सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर में जो प्रोड्यूस हुआ, सेकेंडरी में जो प्रोड्यूस हुआ, टर्शरी में भी जो प्रोड्यूस हुआ, इन सब का टोटल मनी का सम, ठीक है, क्या हो जाता है? जीडीपी हो जाता है उस कंट्री के लिए, विद इन द कंट्री। डोमेस्टिक यार, डोमेस्टिक वर्ड, डोमेस्टिक यानी विद इन द कंट्री। अब जीडीपी एक ऐसा वैल्यू है जिसमें जीडीपी इज़ द वैल्यू ऑफ द ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन, वही बात हो गया जो कि भी पीछे हम लोग पढ़े कंपेयरिंग द 3 सेक्टर में, ठीक है। अब जीडीपी को प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी जो बता दिया, प्लस सेकेंडरी जो बता दिया, प्लस टर्शरी जो बता दिया, लेकिन ये करेक्ट वे नहीं है इसको कैलकुलेट करने के लिए। ये एक तुमको असली वैल्यू नहीं बताता है, समझ लो। ये अभी आगे जाके पढ़ना है आप लोग को, आगे जाके आप लोग इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा जब आप लोग इस लाइन में जाएंगे तो। अब देखो, जीएनपी, अच्छा कभी कभी पूछ देता है 1 मार्क्स में कि जीएनपी क्या होता है। तो जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, यानी कि ये हम लोग के विद इन द कंट्री में नहीं आता है महाराज, ये आता है आउटसाइड द कंट्री, किसी अलग देश के लिए। जीएनपी मतलब क्या समझे? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट समझे लिए, ठीक है भैया, समझ गए हम। क्या समझे हम? तो जीडीपी का फुल फॉर्म हम लोग समझ गए। अरे भैया मैंने जीएनपी बताया, आपने जीडीपी समझ लिया। जीएनपी मैं पढ़ा रहा हूँ, आपने जीडीपी समझ लिया। जीडीपी में अटक रहे हो क्या? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विद इन द कंट्री। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट विद विच इज़ आउटसाइड द कंट्री। अब देखो, इस क्या कहता है? इट शोज़ हाउ बिग द इकोनॉमी इज़। ये बताता है कि आखिर उस कंट्री, उस पार्टिकुलर कंट्री का इनकम इकोनॉमी कैसा है, कितना बड़ा है। इन इंडिया द टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज़ अंडरटेकन बाय दिस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम। अच्छा देखो, हमारे इंडिया के अंदर जो जीडीपी कैलकुलेट होता है उसको कौन कैलकुलेट करता है? ये होता है अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या निर्देशक पे होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री करते हैं इसको, ठीक है। एक यहाँ पर लाइन दिया हुआ है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ देता है, इसको हो सके तो याद कर लो, ठीक है। जीडीपी समझ गए? क्या है जीडीपी? द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स, जो कि गिवन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री। बहुत बढ़िया, आप तो बहुत समझदार हो यार, यहाँ तक समझ गए बिना कोई दिक्कत के, क्या बात है। कहीं पे भी आपको कोई भी दिक्कत होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर से। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले कॉन्टेक्स्ट पे चलते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं, बने रहिए। यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है राइजिंग इम्पोर्टेंस यानी कि टर्शरी सेक्टर। नहीं, यानी कि नहीं, रे रुको, सॉरी, राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर। आखिर टर्शरी सेक्टर इतना ग्रोथ क्यों हो गया, ये टॉपिक को इतना अच्छे से समझा दूंगा कि आपको कोई कभी नहीं रह जाएगा। देखो, टर्शरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस कैसे बढ़ गया हमारे हिस्ट्री में, क्वेश्चन आ जाता है सीधे कि हाउ द हिस्ट्री राइजिंग इम्पोर्टेशन ऑफ टर्शरी सेक्टर। क्या होगा भाई? अरे भैया हम तो फंस जाते हैं इसमें। अरे आपकी सब प्रॉब्लम को दूर करने बैठा है आपका भाई। देखो, इसमें क्या है कि टर्शरी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अरे भैया, हॉस्पिटल बना रही है, एजुकेशन लेवल को इम्प्रूव कर रही है, इंस्टीट्यूशन डेवलप कर रही है, टेलीग्राफ सर्विस कर रही है, पुलिस स्टेशन बना रही है, कोर्ट्स बना रही है, विजिल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बना रही है, म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इन पे बहुत सारे चीज़ पे गवर्नमेंट अपना योगदान दे रही है। गवर्नमेंट अच्छे से उसके ऊपर काम कर रही है।
टर्शरी सेक्टर के ऊपर वो ज़्यादा काम दे रही है, इसलिए टर्शरी सेक्टर इम्पोर्टेंस ग्रोथ कर रहा है। पहला पॉइंट समझ गए। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कि हमारे एग्रीकल्चर में, जो कि हमारे प्राइमरी सेक्टर में लोग हैं, जो लोग कमा रहे हैं, वो लोग आगे जाके किस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, टर्शरी सेक्टर पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। वो लोग हॉस्पिटल जाएंगे, एजुकेशन में जाएंगे। ये सब क्या है भैया, ये सब टर्शरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर वाले लोग कहाँ जाएंगे, वो लोग भी टर्शरी सेक्टर पे इंटरडिपेंडेंट है भैया। यहाँ से मैं क्या समझा, यहाँ से मैं समझा कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों टर्शरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। समझ गए, यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर आर बोथ इंटरडिपेंडेंट ऑन टर्शरी सेक्टर, थस इट इज़ द टर्शरी सेक्टर राइजिंग इट्स इम्पोर्टेंस इन द हिस्ट्री। अब हम लोग क्या जान सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे पुपिल के इनकम में बढ़ोतरी आ रही है, हमारे पुपिल ज़्यादा कमाने लग रहे हैं, वैसे वैसे वो लोग मोबाइल्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, लैपटॉप खरीद रहे हैं और हॉस्पिटल जा रहे हैं। एजुकेशन लेवल जो मैंने बोला अभी वही पॉइंट है भैया। इसको 3-4 पॉइंट में लिख सकते हो, बहुत आराम से नंबर मिल जाएगा। इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है सीधे। अब देखो, ओवर द पास्ट डिकेड्स सर्टेन नाउ न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकन इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल। जो मैंने बोल दिया, कम्युनिकेशन यानी कि जो तुम बात कर रहे हो मोबाइल से, हमारे पुराने डिकेट्स यानी 100-200 साल, डिकेट्स मतलब क्या होता है, 100-200 साल, डिकेट्स मतलब 100 साल, हमारे 500 साल यानी कि पिछले 100 साल में हम लोग कितना ग्रोथ किए हैं, तो सब पूरा दुनिया देख रहा है, कितना सब कंट्रीज़ डेवलप कर रहे हैं, बस उसी को बताया गया है यहाँ पे। समझ गए, कैसे कैसे पॉइंट लिख दोगे, तुम 3 पॉइंट लिख सकते हो आराम से। पहला कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है हमारे टर्शरी सेक्टर को, थर्स बेसिक थर्स इट्स ग्रोथ, इट्स टर्शरी सेक्टर राइजिंग इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हो, ये बेसिक सर्विस होते हैं जो कि नेसेसरी होती है हमारे सारे पुपिल के लिए। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो, जो सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर है वो सब इंटरडिपेंडेंट है टर्शरी सेक्टर पे। चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हो कि विद द राइज ऑफ पुपिल, जैसे ही हमारे पुपिल की इनकम बढ़ रही है, वो सब लोग टर्शरी सेक्टर पे डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हो, पांचवा पॉइंट क्या लिख सकते हो, तो पुराने 100 साल में हम लोग बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, टर्शरी सेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है। 5 पॉइंट। अरे बड़े आराम से नंबर, कोई तुम्हारा 1 नंबर नहीं काट, माई का लाल नहीं काट सकता है। थैंक यू। चलो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ से एक नया टॉपिक है कि वेयर आर दी मोस्ट पुपिल एम्प्लॉयड। आखिर ज़्यादातर पुपिल की संख्या कहाँ पे एम्प्लॉयड है, कहाँ पे काम कर रही है। तो देखो, इसका सिंपली आंसर होगा प्राइमरी सेक्टर। क्यों, क्योंकि देखो मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन इंडिया, ये देखो ये कॉन्टेक्स्ट इंडियन के इकोनॉमिक पे है, चैप्टर का नाम ही है सेक्टर्स इन द इंडियन इकोनॉमी, इंडिया के बारे में ही बात होगा। अब देखो, मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द इंडिया आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर मेनली इन एग्रीकल्चर। ये बात सबको पता है कि हम लोग के प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। सबको तो नहीं पता होगा, किसी किसी को लगता होगा टर्शरी सेक्टर में भी लोग ज़्यादा काम करते हैं। अच्छा चलो आगे देखते हैं। इट कंट्रीब्यूट्स टू ओनली अ क्वार्टर ऑफ द जीडीपी। बहुत बड़ा बात है, प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं हमारे इंडिया में, मेनली इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा। सेकंड, अब देखो सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी और टर्शरी में क्या होता है, दीज सेक्टर एम्प्लॉय लेस देन हाफ ऑफ द पीपल आर कंपेयर टू द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के कंपैरिजन में इस सेक्टर में लेस देन हाफ से भी कम पीपल लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, दिस सेक्टर प्रोड्यूसेस 4/5 ऑफ द प्रोडक्ट, 4/5 ऑफ द प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे तुम लोग देखो, एक यहाँ पे बहुत अच्छा बात है कि यहाँ से तुम लोग ये समझे हो कि पुपिल जो होते हैं वो एम्प्लॉयड कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो प्राइमरी सेक्टर में है, और किस में कम है, तो सेकेंडरी और टर्शरी में कम है। बात समझ गए, फिर से समझो, पुपिल जो भी जनसंख्या है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड है, वो प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है सबसे ज़्यादा। लेकिन अरे चौंकाने की बात यहाँ पे ये है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो जो कंट्रीब्यूट किया जा रहा है हमारे जीडीपी को, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, क्या था, सम ऑफ द टोटल इन द 3 सेक्टर, सम ऑफ द 3 सेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो भैया, प्राइमरी सेक्टर में कम किया जा रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है, कम जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है प्राइमरी सेक्टर, बल्कि सर्विस और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं भैया। 4/5 प्रोड्यूस कर दे रहे हैं प्रोडक्ट के तौर पे, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे जीडीपी पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या कहाँ एम्प्लॉयड है, प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है, और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है जीडीपी में, तो टर्शरी सेक्टर कर रहा है।
सेकेंडरी भी लिख सकते हो लेकिन टर्शरी लिखना ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखो नीचे में भी वही लिख रहा है, नीचे में क्या लिख रहा है कि नोट लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर अकॉर्डिंग टू जीडीपी इज टर्शरी सेक्टर। समझ गए? देखो शेयर इन दिस सेक्टर इज जीडीपी, जीडीपी में सबसे ज़्यादा शेयर कौन कर रहा है? टर्शरी सेक्टर कर रहा है। कब से? 1973 से लेकर 74 के बीच में। यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर भी कर रहा था लेकिन टर्शरी के कंपैरिजन में कम। और यहाँ पे देखो 2013 में 14 में क्या हुआ? टर्शरी सेक्टर एक हाई फ्लेमिंग एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी पे। ये भी टॉपिक समझ गए, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। तो ये बस वही ग्राफ शो कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर कौन है? तो प्राइमरी सेक्टर है। ये बात जैसे कि हम लोग समझ गए। पिछले वाले टॉपिक में क्या था? तो पिछले वाले टॉपिक में यही बताया गया था कि शेयर जो सेक्टर में है जीडीपी में वो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? तो वो टर्शरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है। बस यही चीज़ था ये। चलो अब आगे की तरफ देखते हैं। तो यहाँ से एक टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है लक्ष्मी केस स्टडी। इससे नंबर आ जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में भी, हाफ ईयरली में भी केस बेस्ड स्टडी से इससे क्वेश्चन निकल जाता है। इसमें क्या कहा गया है कि एक लक्ष्मी नाम की लड़की है जिसका खेत है, अनइरिगेटेड लैंड है, 2 हेक्टेयर का अनइरिगेटेड लैंड है इनका। और इनका जो खेत का जो इरिगेशन है वो ओनली रेन पे डिपेंडेंट होता है। और ये अपने खेत में ज्वार और अरहर का खेती करते थे। ठीक है, ये समझ गए। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि विच टाइप ऑफ क्रॉप्स आर यूज्ड इन द लक्ष्मीज अनइरिगेटेड लैंड में। तो देयर आर 2 विच आर ज्वार एंड अरहर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऑल 5 members of her family work in the plot throughout the year. They have now where else to go for work. तो लक्ष्मी के जो फील्ड में थे उसमें 5 मेंबर्स उसके फैमिली के ही काम करते थे और ईच वन यानी कि हर प्रत्येक आदमी अपना एक काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पे इस टॉपिक में यही बताया गया कि अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो जहाँ पे ऐसी ज़मीन या फिर ऐसा फील्ड जहाँ पर कोई भी क्या लिखा है? देखो, अ सिचुएशन वेयर पीपल आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल, दे मे लुक टू बी एम्प्लॉयड बट आर एक्चुअली अनएम्प्लॉयड। यानी कि मान लो अगर तुम्हारा एक लैंड है जिस पे तुम 5 आदमी काम करो, लेकिन अगर उसमें से 2 आदमी को तुम हटा दे रहे हो तब भी जो तुम लोग आदमी 3 बचे हो वो लोग भी वही क्रॉप को उगा रहे हैं जो लोग तुम 5 लोग मिलके उगाते थे। तो यहाँ पे वो जो 2 आदमी थे वो लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट थे, यानी कि वो एक्ट तो कर रहे थे कि हम एम्प्लॉयड हैं लेकिन एक्चुअली में वो अनएम्प्लॉयड थे। और अगर यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर तुम उनको दूसरे जगह पे काम करने के लिए भेजते हो तो इससे उस फैमिली का भी इनकम जनरेट होगा और यहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट का भी सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा। यही था इस टॉपिक में और यही दिया है ऑल 5 members ऑफ हर फैमिली वर्क इन द प्लॉट थ्रू आउट द ईयर, दे हैव नाउ वेयर एल्स टू गो फॉर वर्क, जैसा बताया। तो ये भी पेज वही कह रहा है कि एक यहाँ पे लैंडलॉर्ड थे जिनका नाम सुखराम था। पूछ देगा हु वाज द लैंडलॉर्ड, तो पूछ देगा यहाँ पे, तो आंसर क्या दोगे? सुखराम। और वो क्या करता है? हायर कर लेता है वहाँ के 1 या 2 मेंबर को जो उस फैमिली का वर्क करता था, यानी कि किस फैमिली का? तो लक्ष्मी के फैमिली का जो वहाँ पे वर्क करता था। तो अब देखो यहाँ पे लक्ष्मी की फैमिली ने उस 2 आदमी को जिनको उसने हायर किया था तो उसको चले गए थे वो लोग दूसरी जगह पे, यानी कि एक सुखराम के लैंड पे काम करने के लिए। तो यहाँ पे लक्ष्मी की फैमिली इज़ नाउ एबल टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम थ्रू आउट द वेजेस। कुछ अलग इनकम भी वो जनरेट कर पा रही थी लक्ष्मी की फैमिली। सिंस 5 पीपल आर नॉट नीडेड, यहाँ पे 5 पीपल की ज़रूरत नहीं थी उस लैंड पे काम करने के लिए, तो 2 पीपल जो मूव कर गए दूसरे गए तो वो कोई भी अफेक्ट नहीं कर पाए उस प्रोडक्शन के लिए। समझ गए ना बात को? यही चीज़ लक्ष्मी की स्टडी बोल रहा था। और वही अब इन द अबव एग्जांपल 2 पीपल में मूव टू वर्क इन ए फैक्ट्री। यदि 2 पीपल फैक्ट्री में वर्क करने चले जाते हैं तो इससे जो भी फैमिली है उसको अलग एक इनकम जनरेट होगा। यही चीज़ था। कंक्लूजन क्या निकला यहाँ से लक्ष्मी के स्टोरी का? तो देयर आर लैक ऑफ स्मॉल फार्मर्स इन इंडिया। यहाँ पे लाखों की संख्या में फार्मर्स हैं हमारे इंडिया में। If some of them get work in other sector, then also agriculture production will not suffer, जो बताया मैंने, यही चीज़ था। और एक पॉइंट और है कि द इनकम ऑफ द पीपल हु टेक अप अदर वर्क वुड इंक्रीज द टोटल फैमिली इनकम, यानी कि अगर जो आदमी दूसरी जगह पे जा रहे हैं वो लोग भी एक अलग जनरेट इनकम कर रहे हैं जो कि टोटल फैमिली इनकम को इंक्रीज कर रहा है। यही टॉपिक ये कह रहा था। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग ने समझा कि अंडर एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज़ में कैसे होता है।
समझ गए थे। अब यहाँ पे एक टॉपिक निकल कर आता है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज, अर्बन रूरल में अंतर है। रूरल क्या होता है, यानी कि जो जगह ग्रामीण क्षेत्र में होती है, और अर्बन यानी कि जो शहरी क्षेत्र है, जैसे कि दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, ये सब अर्बन एरियाज़ में आ जाते हैं, और रूरल एरियाज़ में देहात जो भी हो गया वो सब आ जाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आखिर अंडर एम्प्लॉयमेंट अर्बन एरियाज़ में कैसे है। तो सिंपल इसका आंसर हम लोग डेली लाइफ में भी अपने देख रहे हैं कि थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर, यानी कि बहुत सारे वर्कर हैं जो सर्विस सेक्टर में यानी टर्शरी सेक्टर में डिपेंडेंट है, लेकिन वो अभी भी कुछ अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग सर्विस सेक्टर में जाके भी एम्प्लॉयड नहीं हैं। दे आर एम्प्लॉयड एज पेंटर, कुछ जैसे कि कोई पेंटर है, कोई प्लम्बर है, कोई रिपेयर पर्सन है, या फिर अदर जो कि अलग अलग जॉब्स को कर रहे हैं, बट वो लोग ऐसा कोई नहीं है कि उनका ऑर्गेनाइज्ड है कि आज उनको फिर वर्क करना है, कल भी करना है, तीसरे भी दिन करना है, जॉब सिक्योरिटी है जैसा कि सब लोग जानते हैं, वैसा कुछ नहीं है इन लोग के लिए। ऐसे ही और भी तरह के हम लोग डेली लाइफ में देख रहे हैं, जैसे कि जो सब्जी बेचने आता है, जो सेलिंग समथिंग, बाज़ार पे आपको सेकेंडरी सेक्टर में बहुत सारे मिल जाते हैं, वो सब क्या है, वो सब एक अंडर एम्प्लॉयमेंट का ही नज़रिया है जो कि अर्बन एरियाज़ में दिखता है हम लोग को। ठीक है, समझ गया। और उनका जो अर्निंग होता है वो बहुत कम होता है। क्या, अर्न वेरी लिटल इन ए होल डे, एक दिन होल यानी कि पूरे दिन में उनका इनकम बहुत ही कम रहता है। समझ गए। दे आर डूइंग दिस वर्क, अच्छा हाँ, वो लोग ये वर्क, अच्छा आप सोचते हो कि आखिर वो सब्जी क्यों बेच रहा है, वो कोई और काम क्यों नहीं करता है, बिकॉज उनके पास उनके पास स्किल नहीं है उस चीज़ का, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है उनके पास एजुकेशन नहीं है बढ़िया कि वो लोग कुछ और किए। तो दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटी, दे डू नॉट हैव स्किल्स, दे डू नॉट हैव एजुकेशन। तो थस there are the under employment which are organized, which are produced in the urban areas। बात समझ गए, बहुत सिंपल टॉपिक था। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, 3 मार्क्स में पूछ दिया जाता है। सीधे सीधे इसके 4 पॉइंट बनते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली क्या हम लोग, अच्छा अपने से ही सोचो कि आखिर हम लोग एम्प्लॉयमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो ये गवर्नमेंट का काम है, लेकिन आपके दिमाग में जो जो चीज़ आता है बस वही लिखना था इसमें। जैसे कि देखो, एम्प्लॉयमेंट कैन बी गिवन टू द पीपल बाय आइडेंटिफाई एंड प्रमोटिंग द लोकेटिंग इंडस्ट्री एंड सर्विस इन सेमी रूरल एरिया। रूरल हम तुमको बता दिए, रूरल क्लियर हो गया, रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र। बहुत बढ़िया। अब देखो, ग्रामीण क्षेत्र में तुम कोई इंडस्ट्री को डेवलप कर दे रहे हो, तुम कोई सर्विस को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, तुम कोई प्रमोट कर दे रहे हो कोई सर्विस को या फिर इंडस्ट्री को लगा दे रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा, एक इनकम जनरेट हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा, सॉरी इनकम नहीं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से पीपल उसमें जाके इंगेज हो सकते हैं और एम्प्लॉयड हो सकते हैं, जिससे उनके वेजेस बढ़ेंगे, उनको एक फैमिली इनकम जनरेट होने लगा जो कि उनके लिवलीहुड के लिए मदद करेगा। सिंपल पॉइंट, पहला पॉइंट समझ गए। दूसरा पॉइंट देखो कि एवरी स्टेट और रिलीजन हैज़ द पोटेंशियल टू इंक्रीज द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन दैट रीजन। यानी कि हर एक स्टेट और एक रिलीजन, हर एक स्टेट या कोई रिलीजन के पास अपना एक एबिलिटी होता है, कैपेसिटी होता है, एक पोटेंशियल होता है कि वो इनकम को इंक्रीज कर सके, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर सके फॉर पीपल इन दैट एरिया, उस स्टेट, उस रिलीजन, उस एरिया के नागरिक के लिए। समझ गए बात को। तो उस स्टेट यानी कि गवर्नमेंट इनकम को इंक्रीज कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकती है। बात बहुत सिंपल है। अब देखो तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल यार, सब लोग समझता है कि अगर हम लोग टूरिज्म को बढ़ावा दे दें, ठीक है, क्या करें, टूरिज्म को बढ़ावा दे दें यहाँ पर हम लोग, कि जैसे कि मान लो अभी जैसे राजगीर क्या हुआ, राजगीर एक उतना बढ़िया जगह नहीं था, वहाँ पे लोग एम्प्लॉयड नहीं थे, क्या वो वहाँ पे टूरिज्म को डेवलप किया गया, कितना कुछ वहाँ पे बनाया गया टूरिज्म को रिलेटेड, अभी मैं हाल ही में जाकर आया हूँ। तो वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा दिया, कितना लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड हो गए, मान लो वहाँ के जितने वहाँ पे पुजारी हो गए, फिर वहाँ पे जितने भी क्राफ्टी पर्सन हो गया, सेकेंडरी सेक्टर वाले पर्सन हो गए, वो सब लोग इंगेज हो गए वहाँ पे, है कि नहीं। जितने भी वहाँ पे मान लो तुमको रोपवे है, तो रोपवे कोई आदमी ही चला रहा है ना, कोई ग्रुप ऑफ पीपल चला रहा है हुआ जो कि एम्प्लॉयड नहीं थे पहले, लेकिन उसके लगने से वो एम्प्लॉयड हो गए उसमें, ठीक है। जैसे कि हम लोग कोई सर्विस को और अलग आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे अभी हम लोग सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहा है, वो क्या है, आईटी सेक्टर।
यस सही बोला। आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि अभी बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अच्छा कमेंट में मेरे को बताओगे कि इंफॉर्मेशन आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा कहाँ पर डेवलप कर रहा है, और वो जो जगह था वो पहले उतना बढ़िया नहीं था, लेकिन अब आईटी सेक्टर का वो धुआंधार छक्के छुड़ा रहा है। ठीक है, अब देखो इसका जवाब भी मैं थोड़ी देर में दे ही दूंगा, और वैसे आप लोग कमेंट में डाल देना। अब देखो चौथा पॉइंट कि एक स्टडी हुआ था जो कि प्लानिंग कमीशन, जो कि अब बोला जाता है उसको नीति आयोग, आप सबने नाम सुना है। इसमें ये बोला गया था कि अभी भी हमारे इंडिया में करीबन 20 लाख जॉब क्रिएट हो सकते हैं एजुकेशन सेक्टर के अकेले। भाई सोच सकते हो तुम, एजुकेशन सेक्टर में अकेले 20 लाख जॉब अभी भी क्रिएट हो सकते हैं। बात समझ गए? तो ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जो कि डेली लाइफ में हम लोग ऑब्जर्व भी करते हैं। आप लोग के भी दिमाग में यही सब चीज़ आया होगा कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फिर से एक बार हो जाए रिकैप। चलो फिर से करते हैं। देखो एम्प्लॉयमेंट कैसे हम लोग अपने पीपल को दे सकते हैं। हम लोग दे सकते हैं बाय लोकेटिंग इंडस्ट्रीज इन सेमी रूरल एरियाज़। सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में। इंडस्ट्री प्रोवाइड कर सकते हैं, इंडस्ट्री बना सकते हैं, जैसे मोर पीपल विल अट्रैक्ट टू इट एंड गेटिंग एम्प्लॉयड। ठीक है, अब दूसरा हम लोग क्या देखे हैं कि स्टेट, एवरी स्टेट या फिर कोई भी रिलीजन के पास एक अपना एबिलिटी होता है, पोटेंशियल होता है कि वो अपने इनकम को इंक्रीज़ कर सके और एम्प्लॉयमेंट को भी इंक्रीज़ कर सके फॉर पीपल इन दैट एरिया। तीसरा क्या हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसको और इंक्रीज़ कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट को, कैसे? बाय टूरिज्म को बढ़ावा देके। टूरिज्म को बढ़ावा देके, जैसे बेस्ट एग्जांपल राजगीर हो गया, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा के, जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर इट। और लास्टली एक स्टडी यहाँ पे किया गया था नीति आयोग के द्वारा कि यहाँ पे 20 लाख करीबन जॉब्स अभी भी क्रिएट हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में अकेले। ठीक है, बात बहुत क्लियर है, यहाँ पे कोई इतना समझने का दिक्कत नहीं है एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कैसे किया जाए। ठीक है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन लड़ जाता है ये बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ से एक और बेहतरीन टॉपिक है एमजी नरेगा। इसको मनरेगा नहीं कहते हैं, इसको एमजी नरेगा कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। समझ गए बात? तो एमजी नरेगा का फुल फॉर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। इसमें क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी इंडिया की, वो एक लॉ को इम्प्लीमेंट की थी। कब की थी? तो भैया 2005 में की थी। और किस लिए की थी? ताकि वो राइट टू वर्क प्रोवाइड कर सके। किसको? बैल को, गाय को? नहीं भैया, पीपल को जो कि अनएम्प्लॉयड थे। तो इसमें क्या था कि राइट टू वर्क। अच्छा पूछ देता है कि व्हाट आर द मेन एम फॉर द एमजी नरेगा, तो क्या लिखोगे? गाय को चारा देना? नहीं भाई, द राइट टू वर्क लिखना। द राइट टू वर्क यानी कि वर्क सबको प्रोवाइड करने का अधिकार। ठीक है, अब ये कहाँ हुआ? तो ये 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया में लागू हुआ था, विच इज कॉल्ड मनरेगा, नहीं एमजी नरेगा इन 2005। बहुत बढ़िया। अब देखो अंडर एमजी नरेगा 2005 ऑल दोस्त, अच्छा देखो क्या है ना यहाँ पर कि जो भी आदमी अनएम्प्लॉयड था या फिर जो भी चाहता था कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए, कोई वर्क मिल जाए करने को, जिसके बदले में मुझे कुछ पैसे मिल जाए, तो उनके लिए था कि उनको 100 दिन का गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। 100 दिन के लिए उनको एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा इन ए ईयर। एक साल में 100 दिन का उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। और अगर गवर्नमेंट फेल्ड हो गई अपनी ड्यूटी में तो उनको वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड करेगी। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी कि अगर वो उस पीपल को नहीं दे पाई नौकरी 100 दिन की, तो वो उसके बदले में उससे कुछ पैसे देगी। ठीक है, यही चीज़ था एमजी नरेगा का टॉपिक। बहुत सिंपल टॉपिक है, करीबन 1-2 मार्क्स में पूछता है। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब इसके लिए समझने के लिए तुमको समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या मतलब होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? तो ऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जहाँ पे तुमको जो तुमको देता है क्या? चना? नहीं भाई, देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर तुमको प्रोवाइड करता है एक जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फिर देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम बता रहे हैं तुमको, ऑर्गेनाइज सेक्टर
तुमको एक वेजेस प्रोवाइड करता है, वेजेस। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में तुमको एक फिक्स्ड वर्किंग आवर रहता है तुम्हारे पास, ठीक है। फिक्स्ड वर्किंग आवर हो गया, जॉब सिक्योरिटी तुम्हारे पास हो गया। फिर तुमको हाँ हेल्थ के लिए तुमको जब तुमको छुट्टी चाहिए होता है तुमको मिल जाता है। फिर तुमको कुछ अलग से जिस तुम सेक्टर में भी काम करो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसमें तुमको कुछ दिन के लिए वो भी मिलता है, अलाउंस कह लो कि तुमको छुट्टी मिलता है कि तुम इतना दिन एक महीने में छुट्टी ले सकते हो, ठीक है। यही सब चीज़ था ऑर्गेनाइज में। और अनऑर्गेनाइज में यानी कि तुमको दिन रात घसीट रहा है वो बंदा, तुमको उससे काम करा रहा है, तुमको पैसे कम दे रहा है, ना तुम्हारे पास जॉब सिक्योरिटी है, तुम्हारे पास नहीं है ये सब चीज़, ठीक है। और तुम्हारा वेजेस भी कोई कंफर्म नहीं है। जैसे कि जो अभी तुम्हारा किराना दुकान है, तो उसमें अगर मान लो कोई आदमी है, कोई शॉप ओनर है, वो किसी आदमी को बैठाता है कि उसके काम करे उसके यहाँ पे, तो वो उससे कोई भी मतलब उसके ऐसा नहीं है कि उसको दे रहा है छुट्टी, वो एक महीना में उसको घसीट रहा है कि भाई तुम काम करो मेरे पास। तब क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। हम लोग उन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रहे वर्कर्स हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब भैया हम लोग तो जाके प्रोटेक्ट करेंगे नहीं, इसके लिए गवर्नमेंट को ही कुछ कदम उठाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो गवर्नमेंट कैन फिक्स द मिनिमम वेजेस रेट एंड वर्किंग आवर। हाँ देखो, ऑर्गेनाइज में वर्किंग आवर्स भी फिक्स्ड होता है, अनऑर्गेनाइज में नहीं होता है वर्किंग आवर, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि मिनिमम वेज फिक्स्ड कर सकती है उन वर्कर्स के लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, और उनको एक फिक्स्ड वर्किंग आवर भी प्रोवाइड कर सकती है। और द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप लोन्स। हाँ, लोन्स मेन मैटर करता है, गरीब लोग को लोन्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो गवर्नमेंट उनको चीप लोन यानी कि सस्ते में लोन दिलवा देती है, और सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल को। और हाँ, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है उन लोग को चीप यानी अफोर्डेबल प्राइस में हेल्थ, एजुकेशन, फूड एंड एटसेट्रा टू द वर्कर्स, ठीक है। मेनली तुम ये समझ लो ना कि अनऑर्गेनाइज्ड को ऑर्गेनाइज में कन्वर्ट कर देने का यही मेन गवर्नमेंट का काम होता है। बहुत सिंपल तरीके से समझ गया मैं, चलो समझ गए। अब देखो एक और यहाँ से उठता है कि गवर्नमेंट कैन फ्रेम न्यू लॉज। गवर्नमेंट कोई नए लॉज भी निकाल सकती है ताकि जो भी बंदा ओवर टाइम या पेड लीव्स कराता है तो उसको इसके बदले में पनिशमेंट मिले। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इसको तुम टॉपिक ही समझ लो कि डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। नाम तो सुने होंगे कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, ठीक है। अब देखो हम बताते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, और इसको हम लोग एकदम मतलब बहुत क्लियर कट समझा देंगे, ठीक ना। कि देखो यहाँ पे क्या होता है कि इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ऑन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विस। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट अथोराइज सेक्टर होता है जिसमें गवर्नमेंट तुम लोग को काम करती है, ठीक है। गवर्नमेंट तुम लोग के लिए काम करती है, जैसे कि वेलफेयर तुम लोग को प्रोवाइड करती है, ठीक है। वेलफेयर में तो समझ गए ना, यानी तुम्हारे लिए कोई भी काम किया जा सकता है। पब्लिक सेक्टर में तुम इंटर कर सकते हो, तुम घूम सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। पब्लिक सेक्टर में तुमको कोई रोक नहीं है। और यहाँ पे जैसे कि तुमको इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है कि रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, तुमको कोई गार्डन बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ये सब चीज़ इस सेक्टर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब देखो इसका मेन पर्पस क्या है पब्लिक सेक्टर का, पूछ देते हैं कि व्हाट आर द पर्पस फॉर पब्लिक सेक्टर। तो इसका पर्पस ये नहीं है कि सिर्फ अर्न प्रॉफिट। तुम लोगों को क्या लगता है गवर्नमेंट से प्रॉफिट ही अर्न करती है? नहीं भैया, पब्लिक सेक्टर में अब करती होगी हमको क्या पब्लिक सेक्टर में इनका एम नहीं होता है कि प्रॉफिट को अर्न करें, इनका मेन एम होता है कि वो पब्लिक के वेलफेयर पे ध्यान दें, समझ गए। तो यही था पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट अथोराइज सेक्टर होता है। अब प्राइवेट सेक्टर क्या होता है भैया? प्राइवेट सेक्टर यानी कि किसी एक इंडिविजुअल का वो क्षेत्र है, वो जगह है, वो कार्यकाल है, ठीक है। तो उस जगह को वो एक आदमी ऑक्यूपाई करके रखा है। मान लो कोई गार्डन है, वो एक आदमी खरीद के रख लिया है, ठीक है। कोई कंपनी है, वो एक आदमी चला रहा है, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल इसका हो गया टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको तुम लोग टिस्को बोलते हो, और रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड जिसको तुम लोग RIL भी बोलते हो, ठीक है। ये सब प्राइवेटली अर्नड है किसी के द्वारा। कमेंट में बताना टिस्को किसके द्वारा है और RIL किसके द्वारा है ऑन, ठीक है। अब देखो इसका एक्टिविटी का मेन एम क्या होता है, ताकि वो अर्न कर सके प्रॉफिट को, ठीक है। वेलफेयर का इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसको वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है, इसको खाली अपने प्रॉफिट से मतलब है, ठीक है। यही चीज़ था पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंशिएट, बहुत आराम से एग्जाम में लिख सकते हो तुम लोग। इन द प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ द सर्विस इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज, ठीक है। चल लास्ट टॉपिक अब है तुम लोग का
पूरा का पूरा चैप्टर सेक्टर्स इन द इंडियन इकोनॉमी अब खत्म होने की कगार पर आ चुका है। बने रहो, लास्ट टॉपिक है, फोड़ कर आना है भाई क्लास 10th में। तो आ जाओ अपने लास्ट टॉपिक पे, जो कि है व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम जैसे नागरिक के लिए, जो हम लोग ने उनको वोटिंग करके जिताया है, तो किसी चीज़ के लिए उनको जिताया है कि वो हम लोग के लिए कुछ कर सके। अब गवर्नमेंट का काम क्या है, गवर्नमेंट कैसे कोई भी चीज़ वेलफेयर हम लोग के लिए करती है, तो उसके लिए वो हम लोग से ही टैक्स लेती है। गवर्नमेंट रेजेस मनी, गवर्नमेंट मनी कहाँ से जनरेट करती है, तो वो हम लोग के से टैक्स वसूलती है। जैसे कि टैक्स का आप लोग बहुत एक सिंपल एग्जांपल आप लोग नाम सुने होंगे जीएसटी का। तो जीएसटी एक तरह का टैक्स है जो कि गवर्नमेंट हम लोग से वसूलती है, और उस पैसे से वो हम लोग के लिए सर्विस हम लोग को प्रोवाइड करती है। और सेकेंडली हम लोग लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट को अलग अलग चीज़ में स्पेंड करना रहता है अपना पैसा, हम लोग को एक वेलफेयर प्रोवाइड करना पड़ता है, जैसे कि रेलवेज के नेटवर्क को क्रिएट करना, फिर बिल्डिंग्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, रोड्स बनाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, जनरेट करना इलेक्ट्रिसिटी को, इरिगेशन को प्रोवाइड करना थ्रू डैम्स को बिल्ड करना। बहुत सारे फैसिलिटीज़ है जो कि गवर्नमेंट को करना पड़ेगा हम जैसे नागरिक के लिए, और वो करते हैं। ठीक है, देयर आर सम एक्टिविटीज़ विच जो गवर्नमेंट, हाँ देखो, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को भी सपोर्ट करती है ताकि वो लोग भी अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सके और वो हम जैसे नागरिक के लिए बेहतरीन सामान ला सकें। अब देखो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट हम लोग की इंडिया की वीट और राइस फार्मर से खरीदती है एक फेयर प्राइस पे, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। ठीक है, और उसको वो सेल करती है कंज्यूमर को, यानी कि हम जैसे नागरिक को, जो लोग बीपीएल के नीचे आते हैं उन जैसे लोगों को बेचती है वो एकदम लोएस्ट प्राइस पे। ठीक है, थ्रू किससे, राशन शॉप से। राशन शॉप यानी कि जो किराना स्टोर है वैसे लोग से। तो वैसे तो किराना स्टोर लोग और बढ़ा के देते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। इन दिस वे इट सपोर्ट्स बोथ द फार्मर एंड कंज्यूमर। देखो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि अच्छा तुम लोग ये सोच रहे हो कि गवर्नमेंट अपने से क्यों नहीं वीट राइस प्रोड्यूस करती है, तो नहीं भैया, गवर्नमेंट का मामला ये है कि फार्मर्स को भी इससे बेनिफिट हो जाए और कंज्यूमर को भी बेनिफिट हो जाए। अच्छा तुम लोग पूछ रहे हो कि फार्मर को कैसे बेनिफिट हो जाए, तो देखो फार्मर ने वीट और क्रॉप्स जो भी अपना ग्रो किया वो अब कहाँ बेचेगा। अब मान लो कोई सीज़न में उसने ग्रो किया और वो कोई आदमी उसको लिया ही नहीं, तो अब क्या करोगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट उससे वो सारे ग्रेन्स और क्रॉप्स को ख़रीद लेती है एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, जिसमें ये फार्मर्स को भी फ़ायदा है कि उनको कोई बहसा बहसी नहीं करना है प्राइस को लेके कि कम कोई उनको दे दिया, कोई ज़्यादा उनको दे दिया, गवर्नमेंट उससे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ले लेती है उनसे भी। ठीक है, और इसको वो लोग स्टोर करते हैं, एक स्टोर ग्रेन उन लोग का रहता है गवर्नमेंट का, उसमें स्टोर करते हैं और ये कंज्यूमर को प्रोवाइड किया जाता है वेरी लोअर प्राइस पर। बहुत सिंपल, समझ गए क्या बात है। अब लास्ट एक पॉइंट है इसका कि रनिंग ऑफ प्रॉपर स्कूल को अच्छे से चलाना, जितने भी सरकारी स्कूल है, दिल्ली में ही सरकारी स्कूल देख लो अरविंद केजरीवाल का, और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। जब हम जैसे बच्चों लोग को क्वालिटी एजुकेशन अगर प्रोवाइड नहीं किया जाए तो हम लोग के इंडिया के जीडीपी के लिए वो बहुत ही डेंजर साबित हो जाएगा। ठीक है, तो क्या प्रॉपर स्कूल को चलाना, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, एंड थर्ड मेन इंपॉर्टेंट हेल्थ, जो कि एक पर्सन के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। हेल्थ को अच्छे से जाना, जैसे कि अभी गवर्नमेंट 5 लाख का योजना जो चलाया है कि हर गरीब को 5 लाख रुपए तक का फ्री का इलाज होगा, तो ऐसे ऐसे काम गवर्नमेंट करते हैं। एजुकेशनल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना और कुछ अलग अलग ड्यूटीज़ रहती हैं गवर्नमेंट के। तो ये सब चीज़ है, हम लोग ये समझे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गवर्नमेंट की क्या होती है। और इसके साथ हमारा चैप्टर, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जो कि था सेक्टर्स इन द इंडियन इकोनॉमी, वाज कंप्लीटेड इन अबाउट 40 मिनट्स। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो हमारा। इस वीडियो को हम लोग ने बहुत ही डिटेल में और अच्छे से समझने की कोशिश की है। जितना मैंने पढ़ाया है उसी के अंदर से क्वेश्चन आएगा, और इसके बाहर से आया तो फिर मैं यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। तो चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर अभी तक बने थे तो धन्यवाद, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।